शुरू करते हैं अपना टॉपिक। अगला टॉपिक आज अपन बात करेंगे, पढ़ेंगे जलमंडल के बारे में। जलमंडल अपने रीट में सीटेट में स्पेशल एक टॉपिक दे रखा है जिसका नाम है जलमंडल। राजस्थान पुलिस में भी और विशेषतः करीब करीब सभी एग्जाम में जलमंडल से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। और जलमंडल का मतलब यहां पर जलमंडल में अपन शामिल करते हैं महासागरों को, महासागर, खाड़ियां, सागर, झीलें आदि, इनको अपन शामिल करते हैं। और सबसे पहले अपन इसमें लेंगे जलमंडल में महासागर को पढ़ेंगे। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो जलमंडल है, जलमंडल कहते किसको हैं? तो भाई हमारी जो पृथ्वी है इस पर जो जल भाग है उसी पूरे संपूर्ण जल भाग को ही हम जलमंडल के नाम से जानते हैं। जो जल भाग है उसी को जलमंडल कहा जाता है। और जल भाग में अगर अपन बात करें संपूर्ण पृथ्वी की, तो इस संपूर्ण पृथ्वी में, संपूर्ण पृथ्वी पर प्राचीन काल की अगर अपन बात करें तो प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप था और उस महाद्वीप को कहा जाता था पेंजिया। पेंजिया। और इस पेंजिया महाद्वीप के चारों ओर फैले हुए जल भाग को कहा जाता था, ये जो पेंजिया महाद्वीप के चारों ओर समुद्र फैला हुआ था इसको कहा जाता था पैंथालासा। पैंथालासा ये जल भाग था पूरा का पूरा। पेंजिया महाद्वीप ये था स्थल मंडल और पैंथालासा ये था जलमंडल। स्थल मंडल की बात करें तो ये स्थल मंडल संपूर्ण पृथ्वी के 29% भाग पर, जबकि जलमंडल की अगर बात करें तो संपूर्ण पृथ्वी के 71% भाग पर फैला हुआ था। मैं आपको बता दूं कि ये स्टार्टिंग में, शुरुआत में जब हमारे पृथ्वी पर जल का निर्माण हुआ उस समय से लेकर आज तक ये प्रतिशत बरकरार है और आगे भी ये प्रतिशत बरकरार ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि संपूर्ण पृथ्वी के 29% भाग पर स्थल जबकि 71% भाग पर जल है। आज अपन इस जलमंडल के बारे में चर्चा करेंगे। अगर इसको वैसे देखा जाए तो संपूर्ण पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग, या जिसको मैं कहूं 1/3 भाग पर, 1/3 भाग पर स्थल मंडल का विस्तार है, जबकि 3/4 भाग, या जिसको मैं कहूं 2/3 भाग पर, 2/3 भाग पर जलमंडल का विस्तार है। तो 2/3 भाग पर जलमंडल का विस्तार है, 3/4 भाग पर, और 1/3 भाग पर, 1/3 भाग पर स्थल मंडल का विस्तार है। स्थल मंडल में अपने महाद्वीप आएंगे, जबकि जलमंडल में अपने महासागर आएंगे। तो इन महासागरों के बारे में आज अपन बात करेंगे। जलमंडल की अगर अपन बात करें तो संपूर्ण पृथ्वी के 71% भाग पर जलमंडल है, जल भाग है, 2/3 भाग पर जल भाग है। और इस जल भाग के बारे में देखा जाए तो 71% भाग पर जो जल है, इसमें अगर अपन संपूर्ण जल को 100% मानते हैं, इस 100% में से 97.5% जो जल है वो जल लवणीय, लवणीय यानी कि खारा है। तो प्रश्न आता है विश्व के संपूर्ण समस्त जल का कितना प्रतिशत भाग लवणीय जल है, खारा है? तो कितना? 97.5%।
भाग ये लवणीय है, खारा है। 2.5% जो जल है ये अलवणीय है, अलवणीय या जिसको अपन मीठा भी कह सकते हैं, या इसको अपन पीने योग्य जल भी कह सकते हैं, पीने योग्य जल, पीने योग्य जल। अब इस 2.5% जल में से अगर अपन बात करें, ये अलवणीय जल है, मीठा जल है, लेकिन यह भी संपूर्ण मानव को प्राप्त नहीं हो पाता। इसमें से 1.5% जो जल है वो हिमानी के रूप में, या मैं कहूं हिम के रूप में या बर्फ के रूप में जमा हुआ है, बर्फ के रूप में जमा है। कितना? 1.5%। अब बचा कितना? बचा 1% मीठा जल। और ये जो 1% जो मीठा जल है, इस 1% मीठे जल में से भी 0.5%, 0.5% जो जल है ये भूमिगत है, यानी जमीन के अंदर भूमिगत है 0.5%। अब शेष रहता है 0.5% जो जल है, ये जल धरातलीय जल के रूप में विद्यमान है, धरातलीय जल के रूप में विद्यमान है। और धरातलीय जल के रूप में अगर अपन बात करें तो ये नदियों में है, तालाबों में है, नहरों में है। ये जो जल है ये हमारे काम का है, मतलब पीने योग्य जल है। पीने का जो जल है वो हम इन्हीं स्रोतों से प्राप्त करते हैं। भूमिगत जल से भी हम ये पीने का पानी प्राप्त कर लेते हैं। हालांकि हिम के रूप में जो जल विद्यमान है ये मानव के लिए उपयोगी नहीं माना जाता है। ये जो 97.5% जल है ये भी पीने के लिए, मानव के लिए उपयोगी नहीं माना जाता है। तो एक बार फिर से देख लेंगे इसको। समस्त विश्व के 71% भाग पर जल का विस्तार है। संपूर्ण जल का 97.5% जल लवणीय या खारा है, जिसमें 2.5% जल अलवणीय या मीठा या पीने योग्य जल है, जिसमें से 2.5 में से 1.5% जल हिम या बर्फ के रूप में जमा है, 0.5% भूमिगत जल के रूप में विद्यमान है, 0.5% जल धरातलीय जल के रूप में विद्यमान है। दोस्तों अगर इस समस्त जल की बात करें हमारे भारत में, तो समस्त विश्व के, भारत में समस्त विश्व का जो उपलब्ध जल है वो जल है लगभग 1%। यानी हमारे भारत में विश्व का लगभग 1% जल उपलब्ध है। और इस 1% में हम हमारा आराम से काम चला लेते हैं। दोस्तों ये जल अत्यधिक जल खारा होने के कारण, अधिकांश जल खारा होने के कारण जल की कमी है। वैसे जल बहुत ज्यादा है, सबको पता होगा। अब मैं बात करूं, अगर आप जितना भी जल है उस जल में से भी अगर बात करेंगे तो इसमें से भी यही प्रतिशत है, यानी कि 97.5% जो जल है ये जल महासागरों में विद्यमान है। ये 97.5% जो जल है ये महासागरों में विद्यमान है, जबकि 2.5% जो जल है वो अन्य स्रोतों में विद्यमान है। आज हम पहले इन्हीं महासागरों के बारे में बात करेंगे। बात करते हैं महासागरों की। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले प्राचीन काल में जो महासागर था उस महासागर का नाम था पैंथालासा। बाद में इसी महासागर के 5 पार्ट होते हैं। उसमें सबसे पहला महासागर बनता है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। दूसरे नंबर पे पार्ट बनता है अटलांटिक महासागर, दूसरा महासागर अटलांटिक महासागर। तीसरा महासागर बनता है और नाम है हिंद महासागर। चौथे नंबर पर आर्कटिक महासागर,
आर्कटिक महासागर। और 5वें नंबर पर अंटार्कटिक महासागर। दोस्तों, इस प्रकार से प्राचीन काल में सर्वप्रथम जो महासागर बना, उस महासागर का नाम तो था पेंथालासा। उसके बाद में पेंथालासा के पार्ट होते हैं 5। और वर्तमान में अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि वर्तमान में विश्व में कितने महासागर हैं, तो वर्तमान में विश्व में कुल महासागरों की बात करें तो वर्तमान में विश्व में कुल महासागरों की संख्या है कितनी? 5, जिसमें सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, दूसरे नंबर पर आता है अटलांटिक महासागर, तीसरे नंबर पर आता है हिंद महासागर, चौथे नंबर पर आता है आर्कटिक महासागर और 5वें नंबर पर माना गया है अंटार्कटिक महासागर। दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक कंफ्यूज दूर कर देता हूं। कुछ किताबों में या कुछ विद्वान जो हैं ये 5वें महासागर को न मान करके 4 महासागर ही मानते हैं, लेकिन अपनी एनसीईआरटी में इन 5 महासागरों का उल्लेख है। जितनी भी एग्जाम हुई हैं उनमें 5 महासागर माने गए हैं, तो आपको 5 महासागर पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे प्रशांत महासागर की, उसके बाद में अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और उसके बाद में आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागर। इसमें सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर और जो सबसे छोटा महासागर है वो है अंटार्कटिक महासागर। तो सबसे पहले आज अपन ले लेते हैं प्रशांत महासागर को। जलमंडल में सबसे पहले बात करेंगे प्रशांत महासागर की। प्रशांत महासागर दोस्तों, सबसे पहले इसकी अपनी स्थिति देख लेते हैं कि कहां पर है ये प्रशांत महासागर। ये है इधर एशिया महाद्वीप, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये उत्तरी अमेरिका, और इधर ये है दक्षिणी अमेरिका। और दक्षिण की साइड में ये है अंटार्कटिका। ये 5 महाद्वीप है, मुख्य मुख्य 5 महाद्वीप। हाँ, ये 5 महाद्वीप हैं और इन 5 महाद्वीपों के बीच में इधर प्रशांत एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में फैला हुआ है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के पूर्व में उत्तरी अमेरिका, पश्चिम में एशिया स्थित है। याद रखना, पूर्व में उत्तरी अमेरिका और पश्चिम में एशिया महाद्वीप स्थित है। इसके उत्तर की बात करोगे तो उत्तर में आता है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि
जबकि इसके दक्षिण की बात करोगे तो दक्षिण में आता है अंटार्कटिका महाद्वीप, दक्षिण में अंटार्कटिक, उत्तर में बेरिंग जलसंधि, पूर्व में उत्तरी अमेरिका और पश्चिम में एशिया महाद्वीप का विस्तार फैला हुआ है। कई बार यहां से प्रश्न आ जाता है कि प्रशांत महासागर के पश्चिम में कौन सा महाद्वीप है, तो कौन सा होगा, एशिया। प्रश्न कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछा जा सकता है प्रशांत महासागर के उत्तर में कौन सी जलसंधि है, तो कौन सी जलसंधि होगी, बेरिंग जलसंधि। प्रशांत महासागर जो है ये बेरिंग जलसंधि उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया से चारों तरफ से घिरा हुआ है। दोस्तों इस प्रशांत महासागर की आकृति की मैं बात करूं तो इसकी आकृति जो है, आकृति वो त्रिभुजाकार मानी गई है, त्रिभुजाकार इसकी आकृति मानी गई है, त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार आकृति में ये फैला हुआ है और ये जो त्रिभुजाकार आकृति है, इस त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के बारे में अब अपन यहां पर थोड़ा सा डिटेल से लेते हैं, तो इसको मैं यहां से हटा लेता हूं एक बार। दोस्तों ये जो प्रशांत महासागर है इसका टोटल क्षेत्रफल है 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। इसका टोटल क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। यहां पर देखेंगे आप, एक बार मैं आपको संपूर्ण विश्व के बारे में बता देता हूं। दोस्तों पूरे विश्व का, या मैं कहूं कि पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल, पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल है 50.99 करोड़। पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल है 50.99 करोड़ वर्ग किलोमीटर। संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल माना गया है लगभग 50.99 करोड़ वर्ग किलोमीटर। इस संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल में से स्थल भाग का क्षेत्रफल माना गया है, स्थल भाग का क्षेत्रफल माना गया है 14.89 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ये स्थल भाग का क्षेत्रफल है। दोबारा से देखेंगे, संपूर्ण पृथ्वी या विश्व का क्षेत्रफल 50.99 करोड़ वर्ग किलोमीटर, स्थल भाग का क्षेत्रफल है 14.89 करोड़ वर्ग किलोमीटर, और जो बाकी बच जाता है जल भाग, और इस जल भाग का क्षेत्रफल है 36.10 करोड़ वर्ग किलोमीटर। 36.10 करोड़ वर्ग किलोमीटर। संपूर्ण पूरे के पूरे स्थल भाग की ऊंचाई होती है, स्थल भाग की होती है ऊंचाई, और जल भाग की होती है गहराई। जल भाग की होती है गहराई, जबकि स्थल भाग की होती है ऊंचाई। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि संपूर्ण स्थल भाग की औसत ऊंचाई 840 मीटर है। कितनी होगी? 840 मीटर। संपूर्ण स्थल भाग की औसत ऊंचाई 840 मीटर है। यह पिछली बार सेकंड ग्रेड में भी पूछा जा चुका है। और जल भाग की औसत गहराई की बात करें तो इसकी औसत गहराई 3800 मीटर है। 3800 मीटर। दोनों चीजें नोट करेंगे यहां पर। जल स्थल भाग की औसत ऊंचाई 840 मीटर और जल भाग की औसत गहराई 3800 मीटर एग्जाम में पूछी जाती है। यानी कहने का मतलब स्थल भाग ऊंचे हैं, उससे ज्यादा महासागरों की गहराई है, कई गुना गहरे हैं महासागर। बात करें क्षेत्रफल की, बात चल रही थी, तो क्षेत्रफल में स्थल भाग का जो क्षेत्रफल है वो 14.89 करोड़ वर्ग किलोमीटर और जल भाग का क्षेत्रफल है 36.10 करोड़ वर्ग किलोमीटर। इसमें जल भाग में मैंने 5 महासागर बताए हैं आपको। इसमें से अगर बात करें प्रशांत महासागर की, तो प्रशांत महासागर का अकेले का क्षेत्रफल है 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। यह क्षेत्रफल है प्रशांत महासागर का।
यानी कहने का मतलब है कि लगभग संपूर्ण जल भाग का आधे से भी थोड़ा सा कम समझो अकेला प्रशांत महासागर है। और यदि आप यहां पर तुलना करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है और संपूर्ण पृथ्वी के स्थल भाग का क्षेत्रफल 14.89 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। यानी कि कहने का मतलब संपूर्ण स्थल भाग जितना है उतना बड़ा तो अकेला प्रशांत महासागर है। स्थल भाग पर 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। और 7 महाद्वीपों का जितना क्षेत्रफल है उससे ज्यादा तो अकेले प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल है। तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल नोट करेंगे आप, 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अब इसमें आप देखेंगे कि संपूर्ण स्थल भाग से भी ज्यादा इसका क्षेत्रफल है और संपूर्ण जल का 47.5% भाग अकेले प्रशांत महासागर में है। इसलिए दोस्तों इस प्रशांत महासागर को जल गोलार्ध की संज्ञा भी दी जाती है। जल गोलार्ध, प्रशांत महासागर को ही जल गोलार्ध कहा जाता है क्योंकि लगभग हमारे पृथ्वी के आधे भाग को घेरा हुआ है प्रशांत महासागर। इसलिए जो प्रशांत महासागर को जल गोलार्ध की क्या दी जाती है भाई? संज्ञा दी जाती है। यहां पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, पिछले दिनों राजस्थान पुलिस में प्रशांत महासागर का नाम थोड़ा सा हट करके दिया गया, स्टूडेंट उसमें चूक गए थे। मैं आपको बता दूं प्रशांत महासागर को प्रशांत पैसिफिक भी कहा जाता है। ये नाम भी कई बार देखने को मिलता है, प्रशांत पैसिफिक। तो प्रशांत महासागर को कहा जाता है प्रशांत पैसिफिक, इसी को जल गोलार्ध भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारे पृथ्वी के समस्त जल का लगभग 47.5% भाग अकेले प्रशांत महासागर में है। दूसरा, इसका क्षेत्रफल है 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। बात कर लेते हैं इसकी लंबाई की। अगर लंबाई की बात करते हैं, प्रशांत महासागर की लंबाई की बात करते हैं तो बेरिंग जल संधि से लेकर के अंटार्कटिका महाद्वीप तक इसकी लंबाई लगभग 14,800 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी गई है। 14,800 किलोमीटर इसकी लंबाई है उत्तर से दक्षिण की ओर। जबकि बात करेंगे इसकी चौड़ाई की इसकी बात करते हैं तो चौड़ाई इसकी मानी गई है लगभग 16,000 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई एशिया से उत्तरी अमेरिका तक, इसकी चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई मानी गई है 16,000 किलोमीटर, जबकि इसकी उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई मानी गई है 14,800 किलोमीटर। हाँ भाई, सभी पढ़ रहे हैं मजे से? बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। हाँ बीपी जी, नए हो कोई बात नहीं है, पढ़ो, मजे से पढ़ो, हर चीज को बड़ी बारीकी से समझा रहा हूं मैं जी। हाँ तो देखते हैं आगे। ये थी इसकी सामान्य जानकारी प्रशांत महासागर की। उसके बाद में थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो ये जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर की औसत गहराई की बात करते हैं। औसत गहराई, प्रशांत महासागर की औसत गहराई की बात करते हैं तो दोस्तों इसकी औसत गहराई 4572 यानी कि 4572 मीटर है। इसकी औसत गहराई मानी गई है। इसको अपन 4500 के समथिंग भी बता सकते हैं, लेकिन अगर
फिक्स आंकड़ा कहीं पूछ लिया जाए तो 4572 यानी 4572 मीटर इसकी औसत गहराई मानी गई है। अब बात कर लेते हैं गहराई और क्षेत्रफल दोनों की बात कर लेते हैं करते हैं दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महासागर है कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। जबकि बात करें विश्व का सबसे गहरा महासागर भी प्रशांत ही है। विश्व का सबसे गहरा महासागर, विश्व का सबसे गहरा महासागर भी पूछा जाए तो कौन सा महासागर होगा? प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर पूछा जाए तो उत्तर होगा प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा भी है और सबसे गहरा भी है। बड़ा क्षेत्रफल मैं बता चुका हूं 16.6 करोड़ वर्ग किलोमीटर, समस्त विश्व के 47.5% भाग पर फैला हुआ है। गहराई की बात करें बता चुका हूं 4572 मीटर इसकी औसत गहराई है, इसलिए विश्व का सबसे गहरा महासागर है। प्रशांत पैसिफिक के नाम से प्रसिद्ध है, जल गोलार्ध के नाम से प्रसिद्ध है। चलते हैं और थोड़ा सा आगे बात करें गहराई की। गहराई की बात करते हैं तो जो अत्यधिक गहराई होती है उस अत्यधिक गहराई की बात करेंगे तो गहराई जहां पर सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा जहां पर गहराई होती है उसको गर्त कहा जाता है। मैं आपको महासागरों के उच्चावच के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि दोस्तों हमारे महासागर जो हैं वो नीचे से समतल नहीं है, प्लेन नहीं है। महासागर जो है नीचे से इस प्रकार से उबड़ खाबड़ है। इस प्रकार से जो महासागर हैं वो उबड़ खाबड़ है। नीचे से जितने भी महासागर हैं जैसे देखा जाए तो इस प्रकार से कि मानो ये अपना महासागर है, ये महासागर है। ये अपना महासागर है। तो महासागरों में इस प्रकार से स्थलाकृतियां होती हैं जिनको उच्चावच कहा जाता है। इनको कहते हैं उच्चावच, और उच्चावच की बात करेंगे तो नाम दिया जाता है महासागरीय, महासागरीय उच्चावच। नाम दिया जाता है महासागरीय उच्चावच। महासागरीय उच्चावच यानी कहने का मतलब महासागर जमीन के अंदर जो है वो उबड़ खाबड़ है, बिल्कुल समतल नहीं है, समान नहीं है। ये जो उबड़ खाबड़ स्थलाकृति होती है इनके नाम बता देता हूं मैं आपको। महासागरों के अंदर जहां गहरी खाई होती है, जैसे मान लो ये गहरी खाई है, इस गहरी खाई को गर्त कहा जाता है। गहरी जो खाई होती है उसको गर्त कहा जाता है। महासागरों के अंदर जो समतल मैदान होते हैं, कहीं कहीं पर ये नीचे से समतल भी है, समतल जो मैदान होते हैं उसको महासागरीय गंभीर कहा जाता है। महासागरीय गंभीर या इसको महासागरीय मैदान भी कहते हैं। यदि स्थलाकृति ऊपर से उठी हुई है लेकिन ऊपर से लगभग समतल सी है, इसको एक नाम दिया जाता है दोस्तों, इसको गुएट कहते हैं। गुएट कहा जाता है। यदि कहीं कोई स्थलाकृति महासागरों से ऊपर उठी हुई है उसको द्वीप कहा जाता है, द्वीप। और यदि कोई स्थलाकृति महासागर के अंदर ही है लेकिन ऊपर से नुकीली है दोस्तों उसको कटक कहा जाता है।
उसको कहते हैं कटक। ये इस प्रकार से महासागरों के अंदर बहुत सारी स्थलाकृति होती हैं। जैसे महासागरों के अंदर गर्त होता है, गंभीर मैदान होता है, समतल जो ऊपर उठा हुआ समतल जो स्थलाकृति होती है उसको ग्वेट कहते हैं। ऊपर जो जल भाग में ऊपर उठी हुई स्थलाकृति होती है उसको द्वीप कहा जाता है, ये द्वीप है। और जो समुद्र के अंदर ही होती है उसको कटक कहते हैं। अगर बात करोगे किनारे की अगर आप बात करोगे तो ये महासागरों के जो किनारे होते हैं इनमें भी दो प्रकार के तट माने गए हैं, एक मग्न तट और दूसरा मग्न ढाल। ये महासागरीय उच्चावच कहलाते हैं दोस्तों। इसमें अगर मैं बात करूं तो मैं आपको एक साथ अगर सभी महाद्वीपों के साथ में तुलना करके बताऊं तो विश्व में सर्वाधिक द्वीप, विश्व में सर्वाधिक गंभीर या मैदान, विश्व में सर्वाधिक गर्त। दोबारा से देखेंगे, विश्व में सर्वाधिक द्वीप, विश्व में सर्वाधिक गंभीर या मैदान, विश्व में सर्वाधिक गर्त प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। विश्व में, दोबारा से देखेंगे, विश्व में सर्वाधिक द्वीप, सर्वाधिक गंभीर या मैदान और विश्व में सर्वाधिक गर्त प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। और जो शेष स्थलाकृति बच जाती हैं जिसमें कटक, ग्वेट और मगन तट और मगन ढाल। विश्व में सर्वाधिक कटक, ग्वेट और मगन तट और मगन ढाल अंटार्कटिक महासागर में पाए जाते हैं। कौन से महासागर में? अंटार्कटिक महासागर में। तो याद रखना, सबसे ज्यादा गर्त एग्जाम में पूछे जाते हैं कौन से महासागर में? प्रशांत महासागर में। सबसे ज्यादा द्वीप पूछे जाते हैं प्रशांत महासागर में। सबसे ज्यादा कटक पूछे जाते हैं अंटार्कटिक महासागर में। ये अंटार्कटिक महासागर में मगन तट और मगन ढाल भी अंटार्कटिक महासागर में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। मैं बात कर लेता हूं गर्त के बारे में, क्योंकि गर्त का क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। बात करते हैं गर्त की। दोस्तों, गर्तों की अगर बात करें तो जो गहरी खाई होती है उसको गर्त कहा जाता है। महासागरों के अंदर जो सबसे गहरी खाई होती है उसको गर्त कहते हैं। गर्त की बात करें तो विश्व में अब तक पूरे संसार में कुल मिलाकर के 57 गर्तों का पता लगाया जा चुका है। पूरे संसार में अब तक 57 गर्तों का पता लगाया जा चुका है। प्रश्न यह भी आ सकता है कि विश्व में कुल गर्तों की संख्या कितनी है, तो ये कितनी होगी? 57। दोस्तों, इसमें केवल अकेले प्रशांत महासागर में 32 गर्तों का पता लगाया जा चुका है। अकेले प्रशांत महासागर में कितने गर्त हैं भाई? 32। तो प्रश्न आ सकता है कि प्रशांत महासागर में कुल गर्तों की संख्या कितनी है? तो प्रशांत महासागर में कुल गर्तों की संख्या 32 है। अंटार्कटिक महासागर की बात करें तो अंटार्कटिक महासागर में कुल गर्तों की संख्या है 19। अंटार्कटिक महासागर में 19 गर्त हैं। जबकि हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर में गर्तों की संख्या 6। हिंद महासागर में टोटल 6 गर्त हैं। तो सभी हाँ महादेव, 19 अंटार्कटिक महासागर में, अनीसा 6 हिंद महासागर में। बिल्कुल रोहित जी, राम राम। सभी पढ़ रहे हो मजे से? हाँ बिल्कुल, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। हाँ बिल्कुल, सभी पढ़ रहे हो बहुत अच्छे से। अब देखते हैं, सबसे पहले प्रशांत महासागर की कुछ गर्तों की बात करते हैं। तो दोस्तों, प्रशांत महासागर में जो सबसे प्रसिद्ध गर्त है उसका नाम है मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच।
मेरियाना ट्रेंच, ये प्रशांत महासागर में मेरियाना ट्रेंच, या दोस्तों इसी का दूसरा नाम है चैलेंजर, चैलेंजर गर्त, इसी का दूसरा नाम है चैलेंजर गर्त। मेरियाना ट्रेंच का ही दूसरा नाम है चैलेंजर गर्त। मेरियाना ट्रेंच या चैलेंजर गर्त, गहराई है इसकी, गहराई 11,022 मीटर, 11,022 मीटर इसकी औसत गहराई है। दोस्तों ये मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर का ही नहीं, विश्व का सबसे गहरा गर्त है, विश्व का सबसे गहरा गर्त है। विश्व का सबसे गहरा गर्त है कौन सा? मेरियाना ट्रेंच। विश्व का सबसे गहरा गर्त है मेरियाना ट्रेंच, या इसी का दूसरा नाम है चैलेंजर गर्त। इसकी औसत गहराई मानी गई है 11,022 मीटर। यह है प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त और विश्व का सबसे गहरा गर्त। दोस्तों इसकी स्थिति के बारे में बताओ, वर्तमान में इसकी स्थिति कहां पर है? इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, सभी बताएंगे कि इसकी स्थिति कहां पर है। मैं देखता हूं कौन कौन इसकी स्थिति लोकेशन बता सकता है। फिलीपींस, विनायक जी बता रहे हैं फिलीपींस, बिल्कुल सही। उत्तरी अमेरिका के पास नहीं, नो गलत उत्तर है। अंजू गलत बता रहे हो आप। हाँ रविंद्र, हवाई द्वीप के पास में, बिल्कुल। उत्तरी पश्चिमी, जैसे नहीं बता रहे हैं, उत्तर पश्चिम, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल जया जी, स्क्रीनशॉट लेने के बाद मिटाएंगे। हाँ बिल्कुल कमलेश जी, रोज होगी क्लास। जावा द्वीप के पास, हाँ बिल्कुल शाम को 6 बजे क्लास होती है। दिन में 2 क्लासें चल रही मेरी, एक सुबह 9 बजे और दूसरी शाम को 6 बजे। सुबह 9 बजे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, शाम को 6 बजे वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं। हाँ बिल्कुल कमलेश, टाइमिंग मैंने आपको बता दी, सुबह 9 बजे और शाम को 6 बजे। सुबह इंडिया ज्योग्राफी, शाम को वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है। दोनों क्लासें वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों क्लासें आप ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, कुछ स्टूडेंटों ने सही जवाब देने की कोशिश किया है। दोस्तों ये जो मेरियाना ट्रेंच है, ये स्थित है उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में, उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में इसकी स्थिति है और ये पड़ती है फिलीपींस द्वीप के निकट, फिलीपींस द्वीप के पास। दोबारा से देख लेंगे आप, ये प्रश्न कई बार वर्तमान में एग्जाम में पूछा जा रहा है कि मेरियाना ट्रेंच, सर पानी लगाना, मेरियाना ट्रेंच या चैलेंजर गर्त कहां पर स्थित है? तो ये उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में। यहां पर उत्तर प्रशांत महासागर भी पूछा जा सकता है, पश्चिमी प्रशांत महासागर भी ऑप्शन में आ सकता है, और दोनों अगर दे दिया जाए तो उत्तर पश्चिम में स्थित है प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिम में स्थित है मेरियाना ट्रेंच। फिलीपींस द्वीप के पास में पड़ता है मेरियाना ट्रेंच। दोस्तों ये था विश्व का सबसे गहरा गर्त। आप बताएंगे विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच, सभी बता देंगे, लेकिन विश्व का दूसरा सबसे गहरा गर्त बताएंगे। विश्व का दूसरा सबसे गहरा गर्त देखता हूं मैं, देखिए कौन कौन विश्व का दूसरा सबसे गहरा गर्त बता देता है। हाँ बिल्कुल, बीएस फौजदार लुसिएंट में 11,033 मीटर इसकी गहराई दे रखी है, लेकिन एनसीईआरटी 11,022 मीटर लिखती है और यही उत्तर माना जा रहा है। हाँ बिल्कुल, पोल उदना टोंगा गर्त, सही बताया आपने।
बिल्कुल सही, 10,882 मीटर। आपने गहराई भी बता दी है, बहुत अच्छे दोस्तों। दुनिया का दूसरा सबसे गहरा गर्त है टोंगा गर्त। ये है दुनिया का दूसरा सबसे गहरा गर्त, नाम है टोंगा गर्त, और ये भी पड़ता है प्रशांत महासागर में। टोंगा गर्त भी कौन से महासागर में? प्रशांत महासागर में। और इस टोंगा गर्त की गहराई, इसकी गहराई 11,022 मीटर, जबकि इसकी गहराई मानी गई है 10,882 मीटर। ये 10,882 मीटर विश्व का दूसरा सबसे गहरा गर्त है। दुनिया का दूसरा सबसे गहरा गर्त है कौन सा? टोंगा गर्त। जबकि दुनिया का तीसरा सबसे गहरा गर्त, दुनिया का तीसरा सबसे गहरा गर्त है, नाम है स्वायर। स्वायर गर्त दोस्तों, ये है दुनिया का तीसरा सबसे गहरा गर्त, और ये भी पड़ता है प्रशांत महासागर में, और इसकी गहराई मानी गई है 10,475 मीटर। 10,475 मीटर स्वायर गर्त। यानी विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में, विश्व का दूसरा सबसे गहरा गर्त टोंगा, ये भी प्रशांत महासागर में, विश्व का तीसरा सबसे गहरा गर्त स्वायर, ये भी प्रशांत महासागर में। दुनिया के तीनों सबसे गहरे गर्त हैं, और तीनों की तीनों प्रशांत महासागर में हैं। दोस्तों यहां मेरियाना ट्रेंच, टोंगा गर्त और स्वायर तीनों के तीनों सबसे गहरे गर्त हैं। आप इनको एक शॉर्टकट ट्रिक के नाम से याद कर सकते हैं, M फॉर मेरियाना, T फॉर टोंगा और S फॉर स्वायर, MTS। ये एक शॉर्टकट ट्रिक इसकी बना सकते हो। MTS दुनिया का सबसे गहरा गर्त है। पहले नंबर पर मेरियाना, दूसरे नंबर पर टोंगा और तीसरे नंबर पर स्वायर। दुनिया के तीनों सबसे गहरे गर्त प्रशांत महासागर में हैं। स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हो आप। हाँ भाई, एक क्वेश्चन यहां पर मैं आपको और बता देता हूं दोस्तों। विश्व की सबसे लंबी खाई, विश्व की सबसे लंबी खाई, विश्व की सबसे लंबी खाई जो है, ये भी प्रशांत महासागर में ही है। दुनिया की सबसे लंबी खाई भी प्रशांत महासागर में है, और नाम है एल्यूशियन गर्त या खाई। ये दुनिया की सबसे लंबी खाई मानी जाती है, और ये भी अपने प्रशांत महासागर में ही स्थित है। दोस्तों उसके बाद में बात करते हैं प्रशांत महासागर की धाराओं के बारे में। प्रशांत महासागर की धाराएं, देखो धाराएं की अगर बात करें तो धारा जो है ये दो प्रकार की होती है। स्वभाव में धाराएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है ठंडी गर्म जल धारा, और दूसरी होती है ठंडी जल धारा। दो प्रकार की जल धाराएं होती है, ठंडी होती हैं और गर्म होती हैं। दो प्रकार की जल धाराएं होती हैं। प्रशांत महासागर में कौन कौन सी जल धाराएं चलती हैं और कौन कौन सी जल धाराएं किस स्वभाव की हैं, बात कर लेते हैं दोस्तों। ये है उत्तरी अमेरिका, और ये दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका और इधर ये दक्षिणी अमेरिका। यहां पर इधर से ये है लगभग पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरने वाली एक रेखा, जिसका नाम है, सभी जानते होंगे, नाम है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा दोस्तों, इस भूमध्य रेखा के सहारे
तीन धाराएं चलती हैं, भूमध्य रेखा के सारे सारे तीन धाराएं चलती हैं और तीनों की तीनों धाराएं स्वभाव में गर्म होती हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास का जल गर्म होता है। भूमध्य रेखा के आसपास साल भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और साल भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण यहाँ का जल गर्म होता है और जल गर्म होने के कारण यहाँ जो जल धाराएं होती हैं वो स्वभाव में गर्म होती है। ये विशेष याद रखना, जहां भूमध्य रेखा का नाम आ जाए जल धाराएं स्वभाव में गर्म होंगी। कैसी होंगी? गर्म। तीन धाराएं चलती हैं, कौन कौन सी चलती हैं देखते हैं। इसमें ये भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा के सहारे सहारे एक उत्तर में जल धारा चलती है इस प्रकार से, और इसको नाम दिया गया है उत्तरी भूमध्य रेखीय, उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा। उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा एक इसके दक्षिण में चलती है भूमध्य रेखा के सहारे सहारे, और नाम दिया जाता है दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा। दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा, जलधारा। ये जो धाराएं हैं दोनों के दोनों, उत्तरी भूमध्य रेखीय और दक्षिणी भूमध्य रेखीय, दोनों के दोनों जो जल धाराएं हैं स्वभाव में गर्म है। एक जल धारा इसके विपरीत बहती है, ये भूमध्य रेखा के सारे सारे पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और इसको नाम दिया जाता है प्रति भूमध्य रेखीय, प्रति भूमध्य रेखीय जलधारा, प्रति भूमध्य रेखीय जलधारा। दोस्तों भूमध्य रेखा के सारे सारे ये तीन जलधाराएं चलती हैं और तीनों की तीनों जलधाराएं स्वभाव में, तीनों की तीनों जलधाराएं स्वभाव में गर्म हैं। अब देखते हैं आगे। ये जो उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा है ये जैसे ही आगे बढ़ती है, इधर ये इंडोनेशिया इन द्वीपों से टकरा करके उत्तर की ओर मुड़ती है। उत्तर की ओर मुड़ते हुए ये जापान है, जापान तट के सारे सारे बहती है, ये जापान है और जापान तट के सारे सारे बहती है और नाम दिया जाता है इसको कुरोशियो। कुरोशियो धारा को कहा जाता है, नाम दिया जाता है कुरोशियो। ये कुरोशियो की जो जल धारा है ये भी स्वभाव में गर्म है, क्योंकि भूमध्य रेखा का जो गर्म जल है ये उत्तर की ओर आगे बढ़ता है, इसलिए ये धारा भी स्वभाव में गर्म होती है। उसके बाद में यहां पर इधर इसकी एक छोटी सी शाखा, ये यहां पर जापान सागर है, इस जापान सागर में प्रवेश कर जाती है और जापान सागर में एक शाखा के रूप में एक छोटी सी धारा बहती है जिसका नाम है सुसीमा, इसको कहते हैं सुसीमा। और ये जो जल धारा है ये भी स्वभाव में गर्म है। अब तक जितनी भी धाराएं पढ़ी हैं सारी के सारी स्वभाव में गर्म हैं। उत्तरी भूमध्य रेखीय गर्म, प्रति भूमध्य रेखीय ये भी गर्म, दक्षिण भूमध्य रेखीय गर्म, कुरोशियो गर्म और सुसीमा गर्म। प्रश्न स्थिति लोकेशन का पूछा जा सकता है, स्वभाव का प्रश्न पूछा जा सकता है, कई बार इसकी दिशा भी पूछ लेते हैं। प्रश्न आ जाए जापान सागर में कौन सी धारा चलती है, तो कौन सी होगी? सुसीमा। जापान के पूर्वी तट के सारे कौन सी धारा चलती है, तो कौन सी होगी? कुरोशियो। ये धारा जैसे ही आगे बढ़ती है बेरिंग जलसंधि को पार करके उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट से टकरा करके दक्षिण की ओर मुड़ती है और धारा का नाम हो जाता है अलास्का। ये अलास्का की धारा, और अलास्का की धारा भी स्वभाव में गर्म है। अलास्का की धारा ये भी स्वभाव में कैसी? गर्म। उसके बाद में ये धारा जैसे ही आगे बढ़ती है ये
कैलिफोर्निया तट के सारे सारे चलती है, नाम रख दिया गया कैलिफोर्निया की धारा। और ये जो कैलिफोर्निया की धारा है ये स्वभाव में ठंडी हो जाती है। ये अब तक जितनी भी धाराएं पड़ी हैं वो सारी की सारी स्वभाव में गर्म है। एकमात्र धारा कैलिफोर्निया अपन ने पढ़ी है जो स्वभाव में ठंडी है। कैलिफोर्निया ये ठंडी है, बाकी अलास्का, सुशिमा, कुरोशियो, उत्तरी भूमध्य रेखीय, दक्षिणी भूमध्य रेखीय, प्रति भूमध्य रेखीय, सभी की सभी धाराएं जो हैं वो स्वभाव में गर्म हैं। उसके बाद में थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहां पर एक धारा और चलती है और इस धारा का नाम है एल नीनो। एल नीनो ये धारा भी स्वभाव में गर्म है। ठंडी जल की धारा में उत्तरी प्रशांत महासागर में एकमात्र ठंडी जल की धारा चलती है जिसका नाम है कैलिफोर्निया। अब चलते हैं दक्षिण में। इधर दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा जैसे ही आगे चलती है ऑस्ट्रेलिया तट से टकराती है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में बहती है। नाम दिया गया है पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा। और ये जो पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा है ये भी स्वभाव में गर्म होती है। उसके बाद में इधर दक्षिण में एक जल धारा आती है और उस जल धारा का नाम है, ये दक्षिण में आती है जिसको कहा जाता है दक्षिणी पछुआ पवन ड्रिफ्ट, ये नाम दिया गया है। और ये जो धारा है ये ये धारा जो है ये ध्रुवीय क्षेत्र में चलने के कारण, बहने के कारण स्वभाव में ठंडी है। बाकी पूर्वी ऑस्ट्रेलियन गर्म है, ये दक्षिणी पछुआ पवन ड्रिफ्ट जो है ये स्वभाव में ठंडी है। उसके बाद में यही पछुआ पवन ड्रिफ्ट जो है आगे बहती हुई दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट से टकराती है और उत्तर की ओर बहती है। उत्तर की ओर बहते हुए यहां पर ये पेरू तट के सारे चलती है, इसलिए इसका नाम जो है वो पेरू की धारा कर दिया गया है। ये पेरू की धारा के नाम से जानी जाती है, या इसी का दूसरा नाम है हम्बोल्ट की धारा। हम्बोल्ट की धारा, हम्बोल्ट की धारा। और दोस्तों ये भी स्वभाव में ठंडी है। स्वभाव में कैसी है? ठंडी। तो ठंडी जल की तीन धाराएं अपन ने पढ़ी है, कैलिफोर्निया, पछुआ पवन ड्रिफ्ट और पेरू या हम्बोल्ट की धारा। ये तीन धारा स्वभाव में ठंडी हैं, बाकी सारी की सारी जो धाराएं हैं वो स्वभाव में गर्म हैं। यहां पर एक छोटी सी जल की धारा यहां के जल के उद्वेलन के कारण मध्य प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है और उस जल धारा का नाम होता है ला नीनो। ला नीनो। और ये जो ला नीनो है छोटी सी एक धारा है, ये भी स्वभाव में ठंडी है। यहां पर आप देखेंगे एल नीनो गर्म है जबकि ला नीनो ठंडी है। फिर से देखेंगे, अब तक अपन ने जितनी भी धाराएं पढ़ी हैं वो सारी की सारी धाराएं मैं आपको एक बार पुनः समझा देता हूं। उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा स्वभाव में गर्म है, प्रति भूमध्य रेखीय ये भी गर्म है, दक्षिणी भूमध्य रेखीय ये भी गर्म है। कुरोशियो गर्म है, सुशिमा गर्म है, अलास्का गर्म है, कैलिफोर्निया ठंडी है। एल नीनो गर्म है, ला नीनो ठंडी है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन गर्म है, दक्षिणी पछुआ पवन ड्रिफ्ट ठंडी है। पेरू की धारा, ये हम्बोल्ट की धारा, ये भी ठंडी है। और ध्रुवीय क्षेत्रों से चलकर के एक धारा और आती है, इधर उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों से चलकर के आती है और उस धारा का नाम है क्यूराइल। क्यूराइल। और दोस्तों ये क्यूराइल की धारा भी स्वभाव में ठंडी है। क्यूराइल की धारा भी स्वभाव में ठंडी है। तो देखा जाए प्रशांत महासागर में 5 ठंडी जल की धाराएं हैं। क्यूराइल ठंडी है। क्यूराइल के बारे में आपको बता दूं कि इस क्यूराइल को ओयोशियो के नाम से भी जाना जाता है। इसको कहते हैं ओयोशियो के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसी का दूसरा नाम है ओयोशियो धारा और ये स्वभाव में ठंडी है। कुरोशियो की जो धारा है, कुरोशियो की जो धारा है, इस कुरोशियो धारा को, ये जो कुरोशियो धारा है, इस कुरोशियो धारा को
ब्लैक स्ट्रीम के नाम से भी जानते हैं, इसी को कहते हैं ब्लैक स्ट्रीम। क्यूरोशियो की धारा को कहा जाता है ब्लैक स्ट्रीम, जबकि क्यूराइल की धारा को कहा जाता है ओयोशियो। क्यूराइल की जो धारा है ये स्वभाव में ठंडी है, जबकि क्यूरोशियो की जो धारा है ये स्वभाव में गर्म है। दोस्तों ये था जल मंडल में प्रशांत महासागर। जलमंडल में, जलमंडल विश्व के 71% भाग पर फैला हुआ है। विश्व में टोटल 5 महासागर हैं, जिसमें सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, जिसको जल गोलार्ध की संज्ञा भी दी जाती है। प्रशांत महासागर को ही प्रशांत पैसिफिक महासागर भी कहा जाता है। प्रशांत महासागर विश्व के 47.5% भाग पर फैला हुआ है। इसकी औसत गहराई 4572 मीटर, जबकि इसकी लंबाई 14800 किलोमीटर, इसकी चौड़ाई 16000 किलोमीटर। इसकी आकृति त्रिभुजाकार मानी गई है। दुनिया का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर, स्थल भाग की औसत ऊंचाई 840 मीटर मानी गई है। सभी की सभी धाराओं की अगर बात करें तो इसमें ज्यादातर जो धाराएं हैं वो गर्म स्वभाव की हैं, जबकि कम जो धाराएं हैं वो ठंडे स्वभाव की हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ BS फौजदार, थैंक यू। कमलेश PDF अपने टेलीग्राम पर siram-education.com siram-edu.com आप लगाएंगे तो वहां पर अपना चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, उसमें PDF मिल जाएगी आपको। हाँ, टेलीग्राम पर अपना चैनल बना हुआ है श्री राम स्टूडेंट्स के नाम से, भी एक ग्रुप बना हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको PDF मिल जाएगी।